बुरी तरह से मार पीट कर मरने के लिए छोड़ दिया। 3 घंटे तक बेहोश होने के बाद बिल्किस किसी तरह से गोधरा के रिलीफ कैंप पहुंची। इसके बाद शुरू हुई इंसाफ की जंग। आज तक जारी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सीबीआई को जांच का हुक्म दिया गया। इसके बाद बिल्किस बानो को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। धमकियों की वजह से उन्हें 2 साल में 20 बार अपना घर बदलना पड़ा। बिल्किस ने इंसाफ के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। धमकियां मिलने और इंसाफ न मिलने के खदशात को देखते हुए बिल्किस ने सुप्रीम कोर्ट से अपना केस गुजरात से बाहर किसी दूसरी रियासत में शिफ्ट करने की अपील की। फिर मामला मुंबई कोर्ट भेज दिया गया। सीबीआई की स्पेशल अदालत ने जनवरी 2008 में 11 मुलजिमीन को मुलजिम करार देते हुए सभी को पहले फांसी की सजा दी, जिसे बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद बाकी काम गुजरात हुकूमत ने कर दिया। इन 11 मुलजिमीन में से एक ने गुजरात हाई कोर्ट में अपील दायर कर रिमिशन पॉलिसी के तहत रिहा करने की मांग की थी, जिसे गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद मुलजिम गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गुजरात हुकूमत फैसला करे। बस क्या था, कोर्ट का हुक्म मिलते ही गुजरात हुकूमत ने रिहाई पर फैसला लेने के लिए एक कमेटी बनाई और उसी कमेटी की सिफारिश पर गुजरात हुकूमत ने सभी 11 मुलजिमीन को रिहा करने का फैसला सुना दिया और गुज़िश्ता साल 15 अगस्त को सभी को रिहा कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है। इस दरमियान सुप्रीम कोर्ट के गुजरात हुकूमत से कई सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब मिलता नजर नहीं आ रहा है। आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से सवाल पूछे हैं समाअत के दौरान। पहला सवाल जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछा गया कि मुलजिमीन की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया, ऐसे में 14 साल की सजा के बाद उन्हें कैसे रिहा किया जा सकता है। दूसरा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बाकी कैदियों को इस तरह की रिहाई क्यों नहीं दी जाती। तीसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा गुजरात सरकार से कि अगर मुलजिमीन की रिहाई रियासती हुकूमत की पॉलिसी है तो सिर्फ इन्हीं कैदियों को क्यों इसका फायदा दिया गया। चौथा सवाल पूछा गया कि घिनौना जुर्म करने वाले मुलजिमीन को बदलने का मौका देने वाला नियम सिर्फ इन्हीं मुलजिमीन पर क्यों नाफिज किया गया। पांचवा सवाल जो पूछा गया कि बाकी मुलजिमीन पर क्यों नहीं, सुधरने का मौका तो सभी को दिया जाना चाहिए। छठा सवाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछा गया कि बिल्किस के मुलजिमीन के लिए जेल एडवाइजरी कमेटी की तश्कील किस बुनियाद पर की गई थी। वही सातवां सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब गोधरा अदालत ने मुकदमा नहीं चलाया था तो फिर उसकी राय क्यों मांगी गई। ये 7 सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछे थे और अब इनका जवाब गुजरात सरकार को देना ही होगा। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खास रिपोर्ट देखिए। गुजरात फसादात 2002 के दरमियान इज्तिमाई असमतरी का शिकार हुई मुल्क की बेटी बिल्किस बानो को 21 साल के बाद भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। इंसाफ के इंतजार में दर दर भटकती बिल्किस की आखिरी उम्मीद मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से है। इसी महीने 8 अगस्त की समाअत के दरमियान बिल्किस बानो ने अपने साथ 21 साल पहले हुई दरिंदगी के जुर्म में उम्र कैद पाए 11 मुलजिमीन की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा था कि इस सदमे से वो अब तक उभर नहीं पाई है। तब बिल्किस की वकील शोभा गुप्ता ने जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच के सामने कहा था कि उन्हें 2 बार सदमा लगा है। पहली बार जो हुआ उसका सदमा और फिर दरिंदों की रिहाई का सदमा। 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस की अर्जी पर फिर समाअत हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हुकूमत से सख्त सवाल पूछे हैं। दरअसल गुजरात हुकूमत की जानिब से पेश हुए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ASG राजू ने रिहा हुए 11 मुलजिम को बचाव करते हुए कहा था कि ये कानून ये नहीं है कि हर किसी को हमेशा के लिए सजा दी जाए। कैदियों को सुधार का मौका मिलना चाहिए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि रिहाई में छूट का फायदा सिर्फ बिल्किस के मुलजिमीन को ही क्यों दिया गया, बाकी कैदियों को ऐसी छूट क्यों नहीं मिली। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के कोच को जला दिया गया था। इस ट्रेन से कार सेवक अयोध्या से लौट रहे थे। इससे कोच में बैठे 59 कार सेवकों की मौत हो गई थी। इसके बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क गए। दंगों की आग से बचने के लिए बिल्किस बानो अपनी बच्ची और परिवार के साथ गांव छोड़कर चली गई थी। बिल्किस बानो और उनका परिवार जहां छिपा था, वहां 3 मार्च 2002 को एक भीड़ ने तलवार और लाठियों से हमला कर दिया। भीड़ ने बिल्किस बानो के साथ इज्तिमाई असमतरी की। उस वक्त बिल्किस 5 महीने की हामिला थी।
इतना ही नहीं, उनके परिवार के 7 लोगों का कत्ल कर दिया गया था। इसके बाद बिल्किस बानो को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। धमकियों की वजह से उन्हें 2 साल में 20 बार अपना घर बदलना पड़ा, लेकिन बिल्किस ने हिम्मत नहीं हारी और इंसाफ के लिए मुसलसल जद्दोजहद करती रही। सीबीआई की स्पेशल अदालत ने जनवरी 2008 में 11 लोगों को मुलजिम करार दिया। इन लोगों पर हमला, खातून के रेप, कत्ल और गैर कानूनी तौर पर एक जगह इकट्ठा होने का इल्जाम लगाया गया था। इनमें से एक मुलजिम ने गुजरात हाई कोर्ट में अपील दायर कर रिमिशन पॉलिसी के तहत रिहा करने की मांग की थी। गुजरात हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद मुलजिम गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गुजरात सरकार फैसला करे। कोर्ट के हुक्म पर ही गुजरात हुकूमत ने रिहाई पर फैसला लेने के लिए एक कमेटी बनाई। कमेटी की सिफारिश पर गुजरात हुकूमत ने सभी 11 मुलजिमीन को रिहा करने का फैसला किया और आखिर गुज़िश्ता साल 15 अगस्त को सभी मुलजिमीन को गुजरात असेंबली इलेक्शन से कब्ल रिहा कर दिया गया, जिसके बाद मुल्क भर में आवाज उठाई गई। सियासी और समाजी तंजीमों ने इसे इंसाफ का कत्ल करार दिया। जी मीडिया के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट। तो बिल्किस बानो की जो ये लड़ाई है, जो ये जद्दोजहद, ये लगातार जारी है। इस वक्त एक खास मेहमान हमारे साथ हैं, डॉक्टर सैयदा सैयदैन हमीद साहिबा, फॉर्मर मेंबर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, फॉर्मर मेंबर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर विमेन, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पद्मश्री अवार्ड से सरफराज है। मैम, सबसे पहले इस्तकबाल है, खैर मकदम आपका जी सलाम पर। जी शुक्रिया। जी मैम, बिल्किस बानो की जो ये लड़ाई है, इसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। ये जो जद्दोजहद है, ये लंबे अरसे से हम देख रहे हैं। वक्ती तौर पर लगा कि इंसाफ हुआ, लेकिन जब रिहाई हुई तो एक बार फिर से वही सदमा बिल्किस बानो के सामने है। हमने देखा इस जद्दोजहद में, इस लड़ाई में आप भी उनके साथ कहीं ना कहीं खड़ी नजर आई थी। सिग्नेचर कैंपेन के जरिए हो या फिर इमोशनल सपोर्ट हो, बिल्किस बानो को जिसकी जरूरत थी वो फराहम करने की कोशिश की गई। लेकिन अब जो ये लड़ाई है, क्या आपको लगता है पॉजिटिवली आगे बढ़ रही है? क्या मुस्तकबिल नजर आता है? ये सवाल आपका बहुत ही मौजूद सवाल है और मैं इसमें ये कहूँगी कि 2002 में 27 फरवरी को जब ये कारनेज हुआ, उसके 6 दिन के बाद एक खवातीन का 6 मेंबर डेलीगेशन गुजरात पहुंचा। उसमें उसकी सरबराही मैं कर रही थी और 6 औरतें मुख्तलिफ हिंदुस्तान के हिस्सों से आई थीं और हम चश्मदीद गवाह हैं कि जो हमने गुजरात में जो तबाही देखी, जो औरतों की इज्जत की खिलवाड़ देखी, जो कत्ल गारत देखा, जो बिल्डिंग्स को डिमोलिश करने का, जो हमने देखा कि अगर दुकानें हैं एक रो में तो एक खास दुकान एक उसको टारगेट करके उसको जलाया गया है, फिर 2-3 दुकानें सलामत हैं, फिर एक दुकान को टारगेट करके जलाया गया है। वो सब मुसलमानों की दुकानें थी। ये हम इसके जश्नदीद गवाह हैं और न सिर्फ अहमदाबाद में मगर अतराफ के कई डिस्ट्रिक्ट्स में हमने देखा। और जो ये हादसा बिल्किस बानो का हादसा है, ये तो लिमखेड़ा में हुआ था, जब वो अपने खानदान के साथ ये जो बलवा जो हुआ था, जो कारनेज का खदशा था, जो कत्ल गारत का मैदान था, उससे जो वो भागे, अपने पूरे 17 लोग भागे उसके साथ और उसके खानदान वो शी वाज प्रेग्नेंट, उसकी बच्ची थी और उस हालत में इसके बच्ची को भी कत्ल किया गया, उसको भी मारा गया और खानदान के अफराद को भी, जैसे आपने अभी कहा है बैकग्राउंड में, और उसके अलावा उसके साथ 10 लोगों को और कुल मिला के 17 लोगों को, उसमें बच्चे भी थे और बूढ़े भी थे और नौजवान भी थे, सबको मारा गया। और जब इसकी इज्तिमाई रेप किया गया, उस वक्त कैसे ये अपनी मुर्दा बच्ची को छोड़ के और अपनी हालत किस तरह से उसने अपने आप को घसीट के और वहां से निकाला, इस सब के हम चश्मदीद गवाह। और अब आपने जैसे कहा 2002 और अब 2023 है, तो इतने साल गुजर चुके हैं, तो बहुत सारे इसके चश्मदीद गवाह इतने नहीं होंगे, मगर ये बात आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि ये एक जो हादसा था, ये बहुत ही शर्मनाक, दर्दनाक, हैबतनाक हादसा और इसके कभी इसकी तलाफी नहीं हो सकती।
बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से सजा दी गई, कहा गया कि पहले फांसी फिर उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन एक नजीर के तौर पर उसे देखा जा रहा था कि अगर मुल्क में इस तरह का कोई जुर्म करता है, हीनस क्राइम करता है, तो उसके साथ ये हो सकता है। लेकिन फिर उनकी रिहाई कर देना, कई तरह के सवाल उठते हैं इस रवैये पर। जो डर, एक खौफ का माहौल पैदा किया गया था, कहीं ना कहीं उसके साथ भी बदलाव करने की, छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई। एक तो ये है कि ये जो आपने तो एक एक बात का ऑलरेडी आपने एक्सप्रेस कर दिया, सारा जो हादसा हुआ था और उसके बाद जिस तरह से मुख्तलिफ अदालतों ने इससे डील किया, या तो सजाए मौत या तो उम्र कैद, और या 24 साल के बाद या 22-24 साल के बाद सारे मुजरिमों की रिहाई। तो ये और उस पे सवाल जो अब उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, ये बहुत ही एक तरह से थोड़ी सी अगर उम्मीद बनती है, तो सुप्रीम कोर्ट के ये जो सवाल उन्होंने उठाए हैं, ये जो आपने जो ऑलरेडी उसको एक्सप्रेस किया है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहती, बट उससे एक तरह लगता है कि कुछ खुले दिमाग के अब भी ऐसे जजेस हैं, अब भी ऐसे अदालतें हैं जहां एक तरह से रबर स्टैंपिंग नहीं होती, दे आर नॉट माउथ पीसेस ऑफ द गवर्नमेंट। सो इसी में थोड़ी सी उम्मीद जागती है। मगर ये, और इस एक बात मैं आपको और जोड़ दूं, इस पूरी बिल्किस बानो की मुहिम में उसके शौहर उसके साथ खड़े थे, और इतनी जबरदस्त पब्लिक स्पिरिटेड, जेनरस एंड वेरी ग्रेसफुल जो ये थी ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनके साथ खड़े थे, इंडिविजुअल्स खड़े थे। 2 इंडिविजुअल्स के नाम मैं आपके सामने लेना चाहती हूँ, एक गगन सेठी और एक फराह नकवी। इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई है, और इसलिए आज वो बिल्किस बानो आज भी वो जिंदा है, आज भी वो लड़ने की ताकत रखती है। क्योंकि जब हम देखें तो जब पूरा माशरे को वी कान कैंसल आउट एवरीवन, उसमें ऐसे अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने बिल्किस बानो का पूरे तौर से, पैसे से, मदद से, हिम्मत से, हौसला अफजाई से, मुश्किलात से जूझ कर किसी तरह से उन्होंने मदद की। तो लेट्स नॉट फॉरगेट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बिल्कुल। लेकिन मैम, जिस तरह से आवाज बुलंद की गई, हम कहते हैं कि सियासी मफाद के लिए इस मुद्दे का काफी इस्तेमाल किया। जब रिहाई भी हुई, हमने देखा गुजरात इलेक्शंस का टाइम था, हालांकि इस मामले में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये मामला है। लेकिन जो आवाज बुलंद की गई, जिस तरह आपने जिक्र किया, इंडिविजुअल लेवल पर की गई, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर की गई, लेकिन कई ऐसी सियासी पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां मुल्क में मौजूद हैं। क्या आपको लगता है कि और बड़े पैमाने पर इस प्रोटेस्ट को किया जाना चाहिए था? कहां पर कमी देखती हैं आप? देखिए, जहां तक सिविल सोसाइटी का सवाल है और जहां तक वो पार्लियामेंटेरियंस का सवाल है, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि खास नजरिए के लोग हैं, हालांकि उसमें भी कुछ लोग अपने खुले दिमाग के भी होते हैं। मगर जहां तक सिविल सोसाइटी का सवाल है, बार 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 इन्होंने इस बात को उठाया है। और जैसे आपने शुरू में कहा कि उसमें कई ऐसी पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन था जिसमें मैं भी शामिल थी। खैर, मैं तो फ्रॉम द वर्ड गो शामिल थी। अबाउट 3-4 मार्च 2002 से मैं इसमें शामिल थी। मगर हमारे यूथ जो हैं, उन्होंने किस तरह से इस बात को उठाया, चाहे वो जंतर मंतर पे हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन के सामने हो, चाहे वो अहमदाबाद में हो, चाहे वो कितनी भी फैशिस्ट रेजीम है, मगर उन्होंने बिल्किस बानो का साथ नहीं छोड़ा। तो वो बात हमें मद्देनजर वो बात हमें रखनी चाहिए। और उन पार्लियामेंटेरियंस की भी हमें इस वक्त बात करनी चाहिए जिन्होंने अपनी रिस्क लेके और आवाज अपनी बुलंद की है। और बहुत से नाम है, मैं कोई नाम लेना नहीं चाहती, मगर उन्होंने भी इस मामले को ये मिटने नहीं दिया, मरने नहीं दिया, फना होने नहीं दिया। बिल्कुल। और जिस तरह आप सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, एक और उम्मीद जगी है, कहीं ना कहीं बिल्किस बानो को जो चाहिए, जो मुतालबात हैं, जो इंसाफ की गुहार है, वो सुनी जाएगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए।
तो बिल्किस बानो की जो ये लड़ाई है ये लगातार जारी है, जद्दोजहद लगातार जारी है और हम बातचीत करने की कोशिश इसलिए करते हैं, चर्चा करने की कोशिश इसलिए करते हैं ताकि कोई कंक्लूजन निकाला जा सके, क्योंकि बिल्किस बानो जो 2002 से इस इंसाफ की लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही हैं। 2008 में जरूर वक्ती तौर पर उन्हें राहत मिली, लेकिन अब एक बार फिर जब मुलजिमीन की रिहाई पिछले साल हुई तब से वो सदमा जो वो बर्दाश्त कर रही थी पिछले इतने सालों से, वो एक बार फिर से उनके सामने है। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और खास मेहमान जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। तारुफ आपसे करा देते हैं, मुजफ्फर इकबाल खान रिटायर्ड जज इस वक्त हमारे साथ है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी रहे। जमीर शेख कांग्रेस लीडर गुजरात इस वक्त हमारे साथ हैं, और अमित तिवारी लीडर बीजेपी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। सबसे पहले तो मुजफ्फर साहब आप ही का रुख करना चाहेंगे, क्योंकि मामला बेहद पेचीदा है, सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। हमने देखा गुजरात सरकार से कई तरह के सवाल पूछे गए, जो सियासी कानूनी पेचीदगियां हैं वो आपसे समझना चाहेंगे। पहले तो मैं अपना ट्रिब्यूट पे करूंगा बिल्किस बानो को, उसकी हिम्मत की मैं दाद देता हूं कि उसने आज तक हिम्मत नहीं हारी, इंसाफ हासिल करने के लिए अपनी जदोजहद में कोई कमी नहीं छोड़ी, हर अदालत में पहुंची। और ये मैडम जो अभी बात कर रहे थे, मैं कहता हूं इस किस्म के लोग इस सोसाइटी में जब तक जिंदा हैं, हमें इंसाफ की उम्मीद भी जिंदा रहती है, और इस तरह के बेसहारा लोग जो हैं उनको जीने का एक सहारा भी मिलता है और उम्मीद भी मिलती है। ये एक मैं कहूँगा कि इट इज अ ब्लैक स्कार ऑन द सिविलाइजेशन ऑफ दिस नेशन, ऑन द डेमोक्रेसी ऑफ दिस नेशन। मैंने ये तो मोहतरमा जो अभी बोल रहे थे ये चशमदीद हैं इन तमाम वाक़ात के, लेकिन मैंने एक बुक पढ़ी है, आपने भी शायद किसी में अगर नजर से गुजरी होगी, इस गुजरात मेकिंग ऑफ अ ट्रेजेडी बाय सिद्धार्थ वरदराजन। अब यकीन नहीं करेंगे कि वो बुक पढ़ते हुए मैं कितनी बार रोया भी हूं, और पत्थर का जिगर चाहिए उस बुक को पढ़ने के लिए। सिद्धार्थ वरदराजन ने उस बुक में आई अकाउंट जो दिया है 2002 में, जो एक सारा कुछ मैनेज लगता था कि एडमिनिस्ट्रेशन मिलके सब कुछ किस तरह उन्होंने जुल्म और तशद्दुद किया, जो मैं बयान नहीं कर सकता। उसके बाद ये एक दूसरा जख्म जो आप विक्टिम्स को देना चाहते हैं कि जिन लोगों को अदालत ने, और जिस अदालत ने उनको सजाए मौत दी या उसको कम्यूट करके उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी, उससे आपने पूछा तक भी नहीं। गोधरा अदालत से आपने रिकमेंडेशन मांगी। मुझे समझ नहीं आती कि गोधरा अदालत ने तो उसका ट्रायल भी नहीं किया हुआ था, ट्रायल तो महाराष्ट्र में हुआ है। यही बड़ी रेलिवेंट चीजें जो पूछी हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और अब इस पर हम ज्यादा कमेंट तो नहीं कर सकते। बीइंग अ लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वंस द मैटर इज सब जुडिस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, we cannot make any opinion or comment on it. It will not be proper or fair. लेकिन एक चीज तय है कि सुप्रीम कोर्ट is seized of the matter and Supreme Court has taken cognizance of the irregularity and the discrimination with which this case was handled. कमेटी कैसे बनाई गई, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर पहले जो पिटीशन जो मुल्ज़म ने पिटीशन की थी सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको कंसीडर किया जाए पॉलिसी के बेस पर। आपने एक केस को पिकअप करके बाकी किसी को फायदा नहीं दिया, और इतने हीनियस क्राइम के लिए जिसमें मर्डर और रेप के चार्जेस हैं, और इज्तमाई रेप, गैंग रेप, जिसको इज्तमाई रेप हो गया, गैंग रेप और देन मर्डर, और एक मर्डर नहीं कितने मर्डर के चार्जेस थे उन पे, और उनको आपने रिहाई दी। ये दर्शाता क्या है? आप इस सोसाइटी को मैसेज क्या देना चाहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर अगर आइडियोलॉजी के साथ एफिलेटेड हैं, आप जुर्म भी करें, आप रेप भी करें, इज्तमाई रेप भी करें, कत्ल भी करें, फिर भी कोई ना कोई आपको रेस्क्यू करने आ जाएगा। हम उस देश में रह रहे हैं, और मैं नाउमीद नहीं हूं, नाउमीदी ज़वाल इल्म अरफा है, उम्मीद मर्द मोमन है खुदा के राजदानों में। मैं अपने इस मुल्क से भी नाउमीद नहीं, अपने आइन से भी नाउमीद नहीं, अदलिया से भी नाउमीद नहीं। आज भी हमारी उम्मीद जो है एक इंस्टीट्यूशन पे है कि अदलिया इंसाफ करेगी। आइन अभी भी जिंदा है।
आइन जो है वो लोगों के साथ इंसाफ करेगा। लेकिन ये एक बड़ी तकलीफ दे बात है कि आप सुधरने का मौका उनको दे रहे हैं जो इज्तमाई रेप में शामिल थे, गैंग रेप में शामिल थे, मर्डर में शामिल थे और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में। कोई ये नहीं था कि भाई ये कोई अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं था, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल थे। अगर ये पॉलिसी अगर आप यकसा तरीके से आप अप्लाई करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई जेल और इसीलिए सवाल भी बिल्कुल इसीलिए सवाल भी उठाया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि इतना हसास ये मामला था, इतना संगीन इन्होंने जुर्म किया था, मासूम बच्चों का सर पटक कर कत्ल कर दिया गया। ऐसे ही मुजरिमीन को आप सुधरने का मौका देते हैं। रेमिशन पॉलिसी सिर्फ ऐसे ही मुजरिमीन के लिए है। यही सवाल है जिनके बाद अब गुजरात सरकार जो है कहीं ना कहीं कटघरे में नजर आ रही है। एसजीएस की ओर से कहा गया कि जवाब देना जो है वो बहुत आसान नहीं होगा। अमित जी, आपसे जवाब चाहेंगे इस पर? देखिए, अभी मेरे पहले जो वक्ता बोल रहे थे उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नाम लिया। मुझे नहीं लगता कि एक दंगा को किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहा जा सकता, क्योंकि अगर आप किसी दंगे को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहेंगे तो फिर उसके बाद चीज़ें बदल जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें जो कश्मीर में हुआ, जो मुरादाबाद में हुआ, जो मुंबई में हुआ, वो सब फिर उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत आ जाएंगे। बहरहाल मैं उस मुद्दे में नहीं जाना चाहता। देखिए, जो भी हादसा हुआ, चाहे वो एक इंसान के प्रति हो या एक पूरे समुदाय के प्रति हो, वो बहुत ही निंदनीय है। ऐसा सभ्य समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी इसके पीछे जो लोग इसके पकड़े गए और बाद में कोर्ट के द्वारा इसे अपराधी साबित किया गया, तो वो एक लीगल प्रोसेस से गुजरे हैं। और उस लीगल प्रोसेस से गुजरते हुए पहले जो उनके ऊपर जब स्टार्टिंग में फर्स्ट फेज में उनके ऊपर केसेस हुए थे तो वो बरी भी हो गए थे। फिर दोबारा से उन पे PIL डाली गई और फिर उसके बाद CBI को केसेस गए और फिर उसके बाद दूसरी बार उनको कोर्ट ने सजा सुनाया। और जब कोर्ट ने सजा सुनाया तो वो 14 साल कोर्ट की सजा काट रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आप बिहार का अगर मामला देख लें तो वहाँ पे किस तरीके से एक बाहुबली को, आनंद मोहन नाम है, उसका एज को बढ़ाकर आप उसको कोर्ट से रिहाई दे देते हैं। तो एक वो मामला भी है। और दूसरी बात कि जब इस केस में जब इन मुस्लिमों को रिहाई दी गई तो एक कमेटी बनाई गई। कमेटी में जाहिर से तौर पे कोई एक इंसान तो रहता नहीं है, वहाँ पे 7 से 10 लोगों की एक कमेटी बनती है और उस कमेटी का वो फैसला था। और उस कमेटी ने ऑब्वियसली फैक्ट फाइंडिंग की होगी और कोर्ट ने जबकि बोला था, तो कोर्ट में जब मामला गया होगा कि इनको रिहा करना चाहिए, नहीं रिहा करना चाहिए, तो कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया होगा कि इनका बिहेवियर कैसा है, इनको क्या हो रहा। तो उनके पक्ष में भी जो लोग लड़े होंगे कोर्ट में, मुझे उसका ज्ञान नहीं है कि कौन और लोग। सवाल इसीलिए पूछा गया कि रिकमेंडेशंस जो हैं वो गोधरा अदालत से मांगे गए, ट्रायल तो वहां किया ही नहीं गया था। मुंबई की कोर्ट में जो ट्रायल था वो हुआ था। इसी वजह से तो सवाल उठ रहे हैं गुजरात सरकार के इस रवैये पर। बहरहाल लौटेंगे इस पर। जमीर साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं। जमीर साहब, आप कैसे इस मामले को देखते हैं? न्याय की लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई इतने लंबे वक्त से जारी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का हवाला दिया जाता है, कहा जाता है खवातीन के तहफ्फुज पर काम किया जा रहा है, लेकिन जब इस तरह के मामलात आते हैं तो सूरत हाल तब्दील दिखती है। मैडम, पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि ये जो ट्रायल था वो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर किया था बॉम्बे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को शायद उस वक्त भी लगा होगा कि ये जो ट्रायल है वो गुजरात में अगर चलेगा तो शायद बिल्किस बानो को इंसाफ ना मिले। और वो जो ट्रायल को शिफ्ट करने वाली बात थी सुप्रीम कोर्ट की, वो आज लगता है कि अगर गुजरात में ट्रायल चला होता तो शायद इन क्रिमिनल्स को पनिशमेंट ना होती। बिल्किस बानो के केस में ना सिर्फ जुडिशियरी को बल्कि मैं पॉलिटिक्स को भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व पाता हूं इन चीजों में। सिविल सोसाइटी में से कुछ लोग हैं जो बिल्किस बानो के साथ में खड़े हुए दिखते हैं आपको, पर सिविल सोसाइटी में से जितना सपोर्ट
बिल्किस बानो के लिए मिलना चाहिए। सिविल सोसाइटी निर्भया के वक्त जिस तरीके से खड़ी हुई थी, जी उस तरीके से बिल्किस बानो के साथ खड़ी हुई नहीं दिखाई देती आजकल। ये तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हमारी एक जुडिशियल सिस्टम है जिसके ऊपर लोगों को विश्वास है, भरोसा है। वरना तो बिल्किस बानो को इंसाफ मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। दूसरी बात यह है कि कोर्ट, अदालत, इंसाफ, लॉ, इन सब की मैं बात नहीं करता इस वक्त। दो आई एम एन एडवोकेट, आई एम एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। जी ये कोई नई बात नहीं है। हमको ये कोई कोई ताजुब नहीं होता जब बिल्किस बानो के एक्यूज को छोड़ दिया। कोई ताजुब की बात। गोधरा में जो हुआ, गोधरा के बाद में जो हुआ, बेस्ट बेकरी में जो हुआ, और आप सोचिए कि उस वक्त सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, तब इन लोगों को इंसाफ मिल पाए। अगर आप सोचिए सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट होती तो क्या होता। बिल्किस बानो जी के एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। कोई अफसोस के साथ कहूंगा मैं कि जो सिविल सोसाइटी में औरतों की इज्जत की, तहफ्फुज की बात होती है, बिल्किस बानो के लिए इतना कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी हमें नहीं मिला। जिस तरीके की सियासत आज चल रही है, मैं आपको कुछ फैक्ट्स आपको मैं दिखाऊं जी कि इंडियन पिनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को अमेंड करके नया कानून लाने की जब अमित शाह जी ने बात करी, जी तो पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि हीनियस ऑफेंसेस के अंदर अब से नए कानून के तहत सरकार माफी नहीं दे पाएगी। जी ये होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के सामने कही हुई बात। जी पर बिल्किस बानो की जब बात आती है तो सरकार के तरफ से बिल्कुल जो माफ पेश की जाती है दलीलें, बिल्कुल रेमिशन वो पॉलिसी उसके कहीं ना बिल्कुल कहीं खिलाफ की बात है। बिल्कुल अप्लाई कर दी जाती है इस पर, और अब कहा जा रहा है कि हीनियस क्राइम होगा तो फिर कोई माफी की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि एक नजीर के तौर पर उसे सेट करने की कोशिश की जाएगी। जमीर साहब आपकी बात मुकम्मल करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है। बिल्किस बानो के मुद्दे पर इस वक्त चर्चा जारी है। खास मेहमान बने हुए हमारे साथ अमित जी। ब्रेक पर जाने से पहले जो तमाम इल्जामात लगते रहे हैं उनके बारे में ही चर्चा की जा रही थी। बीजेपी पर कहा जाता है क्योंकि बिल्किस बानो एक खास तबके से आती हैं, इसी वजह से इस तरह का रवैया अख्तियार किया गया। पोलराइजेशन का तरह तरह के इल्जाम जो है वो बीजेपी पर लगते रहे। हालांकि जरूरत ये महसूस की जानी चाहिए थी, जैसे निर्भया के मामले में पूरा मुल्क एक साथ आया, फास्ट ट्रैक कोर्ट में समाअत हुई, इंसाफ निर्भया को कहीं ना कहीं दिलाया गया। बिल्किस बानो के मामले में क्यों खामोशी अख्तियार कर ली जाती है? यहाँ पे हिंदू या मुसलमान की बात नहीं है। अगर ये बात होती तो इमराना के ऊपर जो फतवा निकाला गया था, अगले ही पल उनका अपने पति की मां बन गई। इसके ऊपर सिविल सोसाइटी कहाँ चली गई थी, वो क्यों नहीं कुछ बोली? लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। 1985 में शाहबानो केस सुप्रीम, यहाँ पर तो कोर्ट ने सरकार को कहा कि आप फैसला लीजिए। वहां तो सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा फैसला था और उसको पलट दिया गया। एक वृद्ध महिला को उसको जो हक उसको मिलना चाहिए था उसे बदल दिया गया। वहां पे सिविल सोसाइटी कहाँ चली गई थी? कश्मीर में जब हम तो कश्मीर में जघन्य अपराध की बात करते हैं, वहां पर तो पूरे के पूरे एक समुदाय के लोगों को कह दिया गया था कि आप निकल जाओ, अपनी महिलाओं को यहाँ पे छोड़ के जाओ। तब सिविल सोसाइटी कहाँ चली गई थी? और वहां पर मैं सिर्फ एक जिक्र करूंगा, नीरजा टिक्कू का जो मामला था, उनके साथ तो दरिंदों ने एक एक करके बलात्कार किया और उसे आरी से बीच से चीर दिया। सिविल सोसाइटी के तो मैंने एक भी जगह इनका मुद्दा उठते हुए नहीं देखा। तो हमें सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। हम जब उंगली एक तरफ उठाते हैं तो हमें समझना चाहिए कि बाकी के जो केसेस हैं उनको हम दरकिनार ना कर दें, उन्हें हम नजरअंदाज ना कर दें। और बिना किसी लाग लपेट के, अभी कांग्रेस के नेता हमारे पॉलिटिक्स कर रहे थे कि अगर वहां पे बीजेपी की सरकार होती तो क्या होती। हम किसी भी समाज, इस देश में सबको एक परिवार के रूप में देखते हैं। हम ना हिंदू देखते हैं ना मुसलमान देखते हैं। अगर हम उज्ज्वला के माध्यम से घर घर बिजली लेकर जाते हैं तो उसमें हम हिंदू मुसलमान नहीं देखते हैं। अगर हम घर के माध्यम से सबको घर देते हैं तो उसमें हम हिंदू मुसलमान नहीं देखते हैं। राशन के माध्यम से आज 80 करोड़ लोगों को देश के राशन मिल रहा है तो उसमें हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है। जो सड़क बन रही है उस पर हिंदू भी चल रहा है, मुसलमान भी चल रहा है। तो यहाँ पे किसी भी चीज को, हर चीज आप हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। एक क्राइम हुआ है, हमें उस पर बात करनी चाहिए। और क्राइम के मुद्दे पर ये पूरा का पूरा एक लीगल प्रोसेस के थ्रू हुआ है। और अगर कोर्ट को कुछ लगा है और उसने सरकार से संज्ञान मांगा है कि इस पे क्या करना चाहिए और सरकार ने उस पर कमेटी बना के कोई फैसला दिया है, तो हमें उस फैसले की बारीकी में जाना चाहिए कि ऐसा फैसला क्यों दिया है। कुछ तो कमेटी को भी लगा होगा। ठीक है, यही तो सवाल है। जमीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी मैडम, ये आनंद मोहन का बिहार का एग्जाम्पल दे करके और दूसरे एग्जाम्पल दे करके आप बिल्किस बानो के अपराधियों को जो माफी दी गई है उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, पहली बात जी। दूसरी बात, इस देश के, इस मुल्क के माइनॉरिटी बेवकूफ नहीं है, वो कुछ महसूस करते हैं। आज 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की पॉपुलेशन, सिख जो है वो माइक्रो माइनॉरिटी। आप एक सिख को तो अपनी कैबिनेट में मिनिस्टर बना सकते हो, एक क्रिश्चियन को आप मिनिस्टर बना सकते हो, पर 20 करोड़ मुसलमानों में से आपको एक भी काबिल आदमी नहीं मिलता जिसको आप मिनिस्टर बना पाओ। आप क्या बिल्किस बानो को इंसाफ दोगे? जी ठीक है, ठीक है। इकबाल साहब, सियासत तो इस मामले में इसी तरह से जारी रहेगी। लौटेंगे जमीर साहब आप पर। इकबाल साहब से ठीक है, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि बिल्किस बानो के बारे में जब आप बात करो तो आनंद मोहन को जस्टिफाई मत करो आप। जी ठीक है, आप आनंद मोहन को मत जस्टिफाई करो। ठीक है, इसका जवाब लेंगे अमित जी से, जवाब लेंगे। लेकिन इस वक्त लीगल टर्म्स को समझने की, उस एस्पेक्ट पर भी बात करने की हम कोशिश कहीं ना कहीं कर रहे हैं। मुजफ्फर इकबाल साहब के पास जाना चाहेंगे। मुजफ्फर इकबाल साहब,
अभी वजीर दाखिला अमित शाह की ओर से जिस तरह कोट भी किया गया कुछ देर पहले कि हीनियस क्राइम्स जो हैं अब वो नाकाबिले माफी होंगे, उन्हें माफ नहीं किया जा सकता है। एक तरफ तो कहते हैं कदम बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन बिल्किस बानो का मामला 2002 से जेर समात है। 2008 में आज जो है, जो उम्मीद है वो जगी, लेकिन फिर एक बार उसे खत्म कर दिया गया। ये खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा हुआ मामला है, खातून की आबरू का मामला है, उसे किस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है? क्या उम्मीदें अभी जगती हुई नजर आ रही हैं? लीगल एस्पेक्ट से समझना चाहेंगे। ठीक है, लीगल एस्पेक्ट अभी तो ये जो अमेंडमेंट प्रपोज्ड है सीआरपीसी में और आईपीसी में, और उसके नाम को भी ये तब्दील करने के लिए कह रहे हैं, अभी उसका कोई ड्राफ्ट सामने आया नहीं, लेकिन कुछ चंद बातें उसका जिक्र किया गया कि हीनियस क्राइम है, पर्टिकुलरली व्हेन इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट अ क्राइम अगेंस्ट अ वुमन, तो उसके लिए माफ़ी नहीं होगी, उसकी जो सरकार को इख्तियार है माफ़ी का वो नहीं होगा। एक तरफ अगर पॉलिसी ये है तो दूसरी तरफ बिल्किस बानो के मुलज़िमों को आप छोड़ दें तो ये दोहरा मेयार लगता है। खैर, मैं किसी की ज़ात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। एक हमारे मेरे दोस्त ने, बीजेपी के जो यहाँ बैठे हैं नेता, उन्होंने कहा कि कश्मीर में रेप हुआ, हम किसी ने भी उसकी सपोर्ट नहीं की, और कश्मीर से जो माइग्रेशन हुई है, यहाँ की जितनी लोकल सिविल सोसाइटी थी, सब ने आज तक उसको कंडेम किया, और ये सबको पता है कि वो किन लोगों ने किया, किसके कहने पे हुआ, और वो लोग कौन थे? वो सब बाहर के लोग थे, वो हमारे पड़ोसी मुल्क ने भेजे हुए थे, और उसमें सिर्फ एक समुदाय के लोगों को नहीं निकाला गया, उसमें हर समुदाय के लोगों को, जो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस थे वो सब भाग गए थे। जो भी लोग किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड थे, दे वर ऑन देयर हिट लिस्ट। वो खाली कोई कश्मीर से हिंदू बरादरी को नहीं निकाला गया, वहां से मुसलमानों को भी निकाला गया। आप शायद आपको तारफ नहीं होगा यहाँ की टोपोग्राफी का। यहाँ एक एरिया है, बॉर्डर एरिया है, पुंछ और राजौरी, 2 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां से मुस्लिम मेजॉरिटी, मतलब 98% उस कुछ एरिया जो बॉर्डर के साथ है वो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो सब लोग शिफ्ट हो गए थे वहां से, वो भी माइग्रेट हुए हैं, और बहुत सारे लोग वहां मारे गए। जो बाहर से लोग आए थे, मिलिटेंट जिनको हम कहते थे, उन्होंने बेगरा लोगों को यहाँ मारा भी। कोई गांव ऐसा नहीं था कि जहां, और मुस्लिम को मारा, वहां कोई हिंदू नहीं है। तो उन्होंने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को भी टारगेट नहीं किया, जो उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ था उसको मारा, लेकिन हमने कभी भी उसको न सपोर्ट किया, ना कभी ये कहा कि किसी उसके मुल्ज़िम को किसी को रिहा किया जाए या उसको माफी दी जाए, उसकी सजा कम की जाए। जो है, जिसने जुर्म किया वो किसी समुदाय का हो, मैं कहता हूँ किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, मुजरम मुल्ज़िम और मुजरम है, विक्टिम है। बिल्कुल, वो एक साइल है, वो एक विक्टिम है। उसको आप चश्मा ये लगा के देखो कि ये हिंदू और मुसलमान, बहुत अच्छा कहा उन्होंने कि हिंदू और मुसलमान का नहीं देखना चाहिए। अगर आप आइन पे एक तायराना नजर डालेंगे, आइन इसकी नफी करता है। आइन कहता है कि मजहब के बुनियाद पर, आर्टिकल 14 को आप अगर देखेंगे, आर्टिकल 21 को आप देखेंगे, कोई मजहब की तफरीक नहीं है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कलर, रेस, रीजन। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमने रीजनल बायस भी पाल के रखे हैं, कम्युनिटी बायस, कलर बायस, ये चीजें जो हैं, हालांकि आइन ने इन सब को खत्म किया था आजादी के बाद, कि हम सब एक सिटीजनरी में बांधे हुए हैं, एक मुल्क के सिटीजन हैं और सबको बराबर का हक। ठीक है, उसको ये ना देखा जाए कि और होना भी नहीं चाहिए। कोशिश भी हम यही करते हैं कि इस मामले में सियासत होनी ही नहीं चाहिए। मुल्क में किसी के साथ भी अगर इस तरह की वारदात अंजाम दी गई है तो उससे जो उसके मुल्ज़िमीन है उन्हें अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। आमिर जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी राम जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि जैसा कि जज साहब पूर्व जज जो हमारे बीच बैठे हैं, उन्होंने कहा
कि इस पे हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी जो इस मुद्दे को लेकर एक अपना एक पॉलिटिकल इसको मुद्दा बनाना चाह रही है, मैं कहना चाहूंगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शायरा बानो का केस आपको पता होगा, ट्रिपल तलाक खत्म करने का काम किया हम लोगों ने। तो मुस्लिम महिलाओं को लेकर हम हमेशा से संवेदनशील हैं। और जो यूसीसी का कानून आ रहा है उसमें तो मुस्लिम महिलाओं के लिए, वो तो एक मुस्लिम महिलाओं के सम्मान का विषय है, सारे देश के सारी महिलाओं के लिए सम्मान का उसमें बात की जाती है। तो यूसीसी का समर्थन करने के बजाय ये किसी भी चीज का पॉलिटिकल मुद्दा उठाएंगे जहां पे कि हमें एक सामाजिक सवाल समभाव ये की पूछ बात रहे हैं, करनी यूसीसी का तो बहरहाल अभी ड्राफ्ट भी तैयार नहीं, सवाल ये पूछा जा रहा है कि बिल्किस बानो के मामले में फिर उस तरह से आवाज बुलंद क्यों नहीं की गई, और जब रिहा करने की बात आई तो वो फैसला भी गुजरात सरकार के हाथ में था, गुजरात सरकार की ओर से ही जो पॉलिसी है उसका लाभ जो है, जो फायदा मिला वो उन मुलजिमीन को मिला। अब सुप्रीम कोर्ट भी यही सवाल कर रहा है कि इतना हीनियस क्राइम जब किया गया था, किस तरह से इंसानियत को ही शर्मसार करने वाला एक मामला कहा जाएगा, क्योंकि असमत दरी को अंजाम दिया गया, 6 साल की मासूम का सर पटक पटक कर उसका कत्ल किया गया, 7 लोगों का कत्ल किया गया। ऐसे ही मुलजिमीन को सुधरने का मौका दिया जा रहा है। इस तरह के तो और भी मामलात होंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा था और किसी भी तरीके से इसमें सजा माफी या किसी भी चीज की मैं पैरवी नहीं कर रहा हूं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जब मुलजिम गए होंगे कोर्ट में तो कोर्ट ने संज्ञान लिया होगा, उनका जेल में वो रहे, उन्होंने जो सजा काटी 14 साल से अधिक की, तो जेल से भी फीडबैक लिया गया होगा, उसके बाद ही उनको रेफर किया गया स्टेट को। तो जब स्टेट ने कमेटी बनाई, कमेटी एक आदमी की होती नहीं है कि आप किसी एक को आप मैनिपुलेट कर ले, वहां पे 10-15 लोग होते हैं, 10-15 लोगों की कमेटी होती है और उसमें सिविल सोसाइटी के भी लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां पे सरकारी लोग ही होते हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं, वहां पे अन्य पार्टियों के भी लोग होते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी होते हैं, पूर्व जज भी होते हैं उसमें, और अन्य सामाजिक सेवक भी जो भी काम करते हैं वो भी रहते हैं। तो उन लोगों ने जब एक फैसला लिया है तो उस फैसले के ऊपर बात करनी चाहिए, ना कि इसका हिंदू या मुसलमान के चश्मे से देखना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह के इल्जामात लगते रहे, कहा गया कि गुजरात इंतखाब आने वाले थे, इससे पहले इस तरह का फैसला लिया गुजरात सरकार ने, कहीं ना कहीं मंशा जो है उस पर सवाल उठने लगे और फिर उस पर कोई बयान भी नहीं आया, किसी की तरफ से कोई तबसरा भी नहीं किया गया। इसीलिए ये सवाल है। जमीर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है।
ब्रेक के बाद खैर मकदम है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जमीर साहब, आप कुछ कह रहे थे, ब्रेक पर जाने से पहले अपनी बात पूरी करें। मैडम, इन्होंने बात करी कि रेमिशन के लिए एक कमेटी बनाई गई होगी जिसमें सोसाइटी के, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स होंगे। तो मैं साहब से कहना चाहूंगा कि इंडियन एक्सप्रेस के, टाइम्स ऑफ इंडिया के सारे रिपोर्ट निकाल के पढ़ लीजिए आप कि कमेटी में बीजेपी के मेंबर्स के अलावा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अलावा और कोई था ही नहीं उस कमेटी। आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही है आपकी आवाज। सिविल सोसाइटी में से कोई मेंबर नहीं था जी। जो मेंबर्स थे वो भारतीय जनता पार्टी के ही मेंबर थे उस कमेटी में भी। दूसरा कि जब सुप्रीम कोर्ट तक आपको सवाल कर रहा है सरकार को, उसके बावजूद भी बीइंग ए मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी आप इसको जस्टिफाई किए जा रहे हो। पब्लिक बेवकूफ नहीं है, समझ रही है। लोग समझते हैं, भले लोग कहेंगे नहीं। आप बीजेपी की गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी गलती कबूल कर लेते, कह देते कि गलत डिसीजन है, क्या बिगड़ जाता इनका? जब तक सुप्रीम कोर्ट ना कहे तब तक आप अपनी बात को जस्टिफाई करते रहिए। रेमिशन पॉलिसी 1990 की रेमिशन पॉलिसी के तहत इनको छोड़ दिया इन्होंने। उसके बाद में और रेमिशन पॉलिसी बनी थी, उस पॉलिसी को दरकिनार करके इन्होंने 1990 की रेमिशन पॉलिसी को उठा करके छोड़ा है इनको। जी। हर तरीके से। दूसरी आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं जी। कि जितने आरोपियों को छोड़ा है उन आरोपियों के ऊपर जब वो 14 साल की जेल काट रहे थे और पैरोल पे छूट रहे थे, तब भी इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। इनका क्या आप कंडक्ट जस्टिफाई करोगे? आप पढ़िए, सारे अखबारों में इनके बारे में डिटेल रिपोर्टिंग है। जी। जितने आरोपी हैं जिनको छोड़ा गया है सुधरने के लिए, वो जब पैरोल पे बाहर आते थे, कुछ ना कुछ करते थे, जी। इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती थी। डराने का, धमकाने का कोई मौका नहीं चूका इन्होंने। आप निकाल करके पढ़िए। ठीक है, अमित जी जवाब दीजिए। राम जी, देखिए, इन्होंने जो भी बातें कही उसमें कहीं से तथ्य नहीं था। जो इन्होंने झूठ बोलने का सिलसिला हिमाचल से शुरू किया था, कर्नाटक तक गए और अभी मध्य प्रदेश में आए हैं, वो जो वही झूठ बोलने का सिलसिला उनको यहाँ भी कर रहे हैं। देखिए, राजीव गांधी जी की हत्या हुई, वो तो एक बहुत ही बड़ा क्राइम था। एक हमारे सिटिंग प्रधानमंत्री जी की हत्या हुई, लेकिन उनको भी उनके कातिलों को भी छोड़ा गया। और जब छोड़ा गया तो केरल की उस समय तत्कालीन सरकार ने उन्हें फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। एक हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की हत्या, आप गंभीरता को समझिए राम जी, कितना गंभीर क्राइम है। उसे छोड़ा गया और उस समय वहां की सरकार को, सिविल सोसाइटी तब उसको ये नजर नहीं आया, या कांग्रेस पार्टी को ये नजर नहीं आया, ये उस पर बात नहीं करेंगे। उसका भी प्रोटेस्ट किया गया जी, उस पर भी प्रोटेस्ट किया गया था अमित जी। हमने इस मामले से कोशिश हम ये करते हैं कि सियासत को दूर रखा जाए, क्योंकि गेंद जो है वो कांग्रेस बीजेपी के पाले में, बीजेपी कांग्रेस के पाले में खिसकाती हुई नजर आती है। बहरहाल इकबाल साहब, इकबाल साहब से भी एक सवाल करना चाहेंगे। जो रेमिशन पॉलिसी है, अब उसके तहत कहा जा रहा है इन्हें छोड़ा गया, क्या प्रोसीजर रहता है? क्योंकि कहा जा रहा है उनके रवैये को एग्जामिन किया गया, जो लोग कमेटी में थे उनसे कहीं ना कहीं राय मशवरा किया गया था और फिर इस फैसले को लिया गया। अब आगे क्या रहने वाला है, क्या उम्मीद इस वक्त जाहिर की जा रही है? इकबाल साहब, आवाज मिल रही है आपको? अब मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आपसे पूछ रहे हैं। जी। देखिए, वो जिस तरह हमने बताया कि ये पॉलिसी अगर 90, मुझे तो इसका इल्म नहीं था,
अगर 1990 की पॉलिसी में इन्होंने किया है तो वो पॉलिसी तो रिपील हो गई थी, उसके बाद एक नई पॉलिसी आई थी और उसमें भी पॉलिसी में जिक्र था कि हीनियस क्राइम वालों को, हाँ, कंडक्ट ऑफ द एक्यूज्ड, जेल के अंदर उसका कंडक्ट देखा जाता है, लेकिन इस किस्म के क्राइम में मुझे नहीं लगता है कि कोई जस्टिफिकेशन है कि जहां 6-7 लोगों का मर्डर हुआ हो और गैंग रेप हुआ हो तो उसको आप रिमिशन पॉलिसी जो है वो अप्लाई करके किसी को आप छोड़ दें, तो ये सरासर ज्यादती होगी। रहा सवाल कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, अजीब बात ये है, मुझे बड़ा एक बार दुख हुआ था यूपी में जब एक हीनियस क्राइम वाले आदमी को जब रिहाई मिली तो उसको भी मिनिस्टर ने आकर मालाएं पहनाई। बिल्कुल। तो ये एक अजीब किस्म का दौर जो है हम देख रहे हैं। हम एक मतलब बहुत महजब मुल्क में रहते हैं जहां कानून की बालादस्ती और आइन की बालादस्ती कायम है, जहां अदलिया की बालादस्ती कायम है। बिल्कुल। तो और इसी वजह से सवाल उठ रहा है यहाँ पर कितना हीनियस क्राइम है और उसके बाद ऐसे माफी। वक्त इजाजत नहीं देता है इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अपना कीमती वक्त आपने दिया और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। इसी के साथ आज के मुद्दा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।
टेक्स्ट हेडलाइंस प्रेजेंट्स डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उमर खालिद की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत टली। 2 हफ्ते के लिए टली सुनवाई। दिल्ली तशद्दुद भड़काने के इल्जाम में हुई है गिरफ्तारी। गुलजार आजमी की तबीयत बिगड़ी, इलाज के लिए मुंबई के अस्पताल में हुए एडमिट। जमीयत उलमाए हिंद महाराष्ट्र लीगल सेल के जनरल सेक्रेटरी हैं गुलजार आजमी। लद्दाख दौरे पर राहुल ने लोगों से किया संवाद। फुटबॉल मैच का उठाया लुत्फ। बीजेपी और आरएसएस पर बोला हमला। यूपी कांग्रेस सदर अजय राय का दावा, अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। कहा वाराणसी से प्रियंका लड़ेंगी तो जान लगा देंगे। मिशन मून पर एक और कामयाबी। लैंडर विक्रम की डी बूस्टिंग का पहला मरहला कामयाब। 20 अगस्त को अगला मरहला, चांद की नई तस्वीर जारी। सोशल स्पॉन्सर पतंजलि केश कांति एडवांस। नए बाल उगाएं, बालों को झड़ने व असमय सफेद होने से बचाएं। एबी हेडलाइन एसोसिएट स्पॉन्सर IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का चिन्ह जो देता है सुंडी और थ्रिप्स से सुरक्षा की गारंटी। आदाब नाजरीन, जी सलाम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रिशा हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मगर उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। राजस्थान के अलवर में फिर मॉब लिंचिंग हुई। आपको बता दें कि यहां पर 3 नौजवानों को दर्जन भर लोगों ने घेर कर पीटा। लकड़ी काटने गए 3 नौजवानों को लाठी डंडों से पीटा गया तो वहीं हजूमी तशद्दुद से एक नौजवान की भी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक तीनों पिकअप गाड़ी से आ रहे थे। इसी दौरान हरसोरा के करीब नारौल गांव में रुकवाकर मारपीट की गई, जिससे वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए और उसे कोटपुतली BDM जिला अस्पताल ले जाया गया, जिसमें एक नौजवान की कोटपुतली अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि महलूक नौजवान की लाश को कोटपुतली अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। अलवर में फिर हुजूमी तशद्दुद और वहीं एक शख्स की मौत। तो देखिए, अलवर में एक बार फिर से राजस्थान का अलवर सुर्खियों में घिर गया, जहां पर लोगों ने घेरकर पिटाई की। और वहीं देखिए तस्वीरें आप देखें, राजस्थान के अलवर में फिर मॉब लिंचिंग। देखिए जहां इस तरीके से राजस्थान लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, एक और इलेक्शन करीब है, तो वहीं मॉब लिंचिंग से अब कहीं ना कहीं राजस्थान पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। मॉब लिंचिंग एक बार फिर से राजस्थान में देखी गई। देखिए लगातार सरकार को घेरते हुए बीजेपी नजर आती है। पश्चिम नाम का जो लड़का था, ये हरे पेड़ों की कटाई करता है 1-1.5 साल से इधर कोटपुतली एरिया के अंदर, और जो भी पेड़ लेता है सबकी सहमति से ही लेता है। कोई विरोध वाला पेड़ ये नहीं लेता है। और इसका बराबर यहाँ भाईचारा भी रहा है इस इलाके के अंदर, सबसे जान पहचान है इसकी। तो ऐसी कोई इसकी कोई विवादित बात कोई है ही नहीं आज तक। तो ये कल जो है इन्होंने पेड़ की कटाई करी थी मकान के सामने से, तो वो कटाई जब हो गई तो उसको भरने के लिए अपनी दोनों पिकअप लेके गए, दोनों बाप बेटा। तो उसके बाद वहाँ उनको कोई मैसेज मिला कि भाई यहाँ वन विभाग वाले राउंड मार के गए हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा यानी कोई पर्ची कट जाए, तो तुम अब रात में मत भरो, सुबह भर लेना। तो ये अपनी दोनों गाड़ी लेकर के खाली और अपने घर के लिए चल दिए। इनके कुछ देर बाद तुरंत पीछे वन विभाग की गाड़ी लग गई, जो गाड़ी नंबर भी हमने FIR के अंदर दी हुई है। तो उससे थोड़ा कुछ आगे चलकर एक JCB रोड पर आड़ी लगा दी गई थी। तो उस JCB के अंदर 3-4 आदमी उतरे और वन विभाग की जो जीप थी उसमें से 8 आदमी उतरे और इन्होंने इनको जबरदस्ती गाड़ियों में से खींच करके मारना पीटना शुरू कर दिया। SHO हरसोरा को गांव है यहाँ पर नारोला गांव है। नारोला गांव में
कोई मारपीट की इतला मिली थी उसको कि गांव में किसी के साथ मारपीट हो रही है, जिस पर ये पहुंचा वहाँ पर। तो वहाँ इसको एक तो मजरूर ज़्यादा था, सीरियस था, 2 और थे साथ में, 3 लोगों को ये लोग वहाँ से लेके आए और जो मारपीट करने वाले थे वो वहाँ से मौके से भाग गए सारे जो भी थे। उसके बाद इन्होंने इनका इलाज कराया आरसोरा PSC में, वहाँ एक को रेफ़र किया गया था कोटपुतली में, उसकी इलाज के दौरान डेथ हो गई। फिर इनके परिजनों को सूचित किया गया, परिजन सुबह आए, परिजनों ने मुक्त मदद कराया है, आरसोरा साहब ने हमने मुक्त मदद कर लिया है, कुछ लोगों को हमने हिरासत